हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया इसको पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। जो इंसिडेंट नेशनलिज्म को लेकर यूरोप में राइज हुआ, यूरोप में शुरू हुआ, जो कॉन्सेप्ट यूरोप में शुरू हुआ वो कॉन्सेप्ट कैसे इंडिया तक पहुंचा। नेशनलिज्म शुरू यूरोप में हुआ और वो इंडिया तक कैसे पहुंचा। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जो यूरोप की जितनी भी सारी कंट्रीज थी वो धीरे धीरे फ्री हो गई, स्वतंत्र हो गई। वह क्या उनके अंदर वहां पे क्या नेशनलिज्म स्टैब्लिश हो गया। नेशनलिज्म क्या, अपने देश के प्रति उनका जो प्यार है, वहां पे उनकी खुद की आइडेंटिटी हो गई, खुद की लैंग्वेज हो गई, उनका कल्चर जो हो गया फ्लोरिश हो गई। ये सारी चीजें यूरोप के देश, तो उसी समय जो यूरोप में नेशनलिज्म राइज हो रहा तो उसी समय उसने एक अलग कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जिसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। यही लास्ट पॉइंट था फर्स्ट चैप्टर का, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यूरोप के लोग जब आजाद हुए तो उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों के ऊपर यानी यूरोप के बाहर जो दूसरे कंट्री हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपनी टेरिटरी को, अपने एरिया को बढ़ाने लगे, दूसरे देशों को कॉलोनी बनाने लगे। क्या वो क्या हो गए, वो कॉलोनाइजर हो गए। जब वो कॉलोनाइजर हो गए तो उस समय आपका जो इंडिया था, इंडिया भी ब्रिटेन की क्या हुई, कॉलोनी बन गई। ब्रिटेन क्या यूरोप का एक, यूरोप की एक कंट्री है, इंडिया कॉलोनी बन गई। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म आया था, जो कॉन्सेप्ट आया था, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इंडिया के लोगों के अंदर, भारत के लोगों ने यह समझा कि वह देश आजाद हो गया, उन्होंने अपने को एक नेशन स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया, तो हम लोग भी एक नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करें। तो भारत में भी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी भारत के लोगों ने भी अपने को नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। नेशन स्टेट क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी स्टेट में रहते हो, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट आइडेंटिटी है, कॉस्ट्यूम सब अलग अलग है। इतने चीजों अलग अलग होने के बावजूद भी सारे लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग हो, आइडेंटिटी हो, एक ऐसी आइडेंटिटी हो जिसको ये कह सके कि हम सारे लोग एक हैं। तो जो यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ, उसी नेशनलिज्म ने इंडिया के लोगों को भी इंस्पायर किया कि अब हम लोग भी अपने आप को एक फ्री कंट्री स्टैब्लिश करें। तो लोगों के अंदर आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गई। और यह आइडेंटिटी कैसे आई, आइडेंटिटी से जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड के समय जो दूसरे देश के लोग, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उनके रूल से यहाँ के लोग रिसेंटमेंट हो गए, काफी दुष्ट हो गए, तो उन्होंने उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। तो भारत में नेशनलिज्म क्या है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाना वो शुरू कर दिए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ। उसके बाद जब यह मूवमेंट आगे बढ़ा तो इन सारे लोगों के अंदर एक ऐसा कॉमननेस क्रिएट हो गया। और इस कॉमननेस क्रिएट होने के बाद यह जो मूवमेंट था, यहाँ के लोगों के माइंड के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला कि यहाँ के सारे लोग जो थे वह नेशनलिज्म की बात करने लगे। तो यह हुआ आपका इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसमें हम 1920 के बाद, 1920 के बाद जो सारे इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 1920 के बाद अब जैसे अब क्या हुआ कि उस समय जब इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो यूरोप के एक फ्रांस कंट्री थी जो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, उसने क्या किया कि उसने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया। और ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को अपनी, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो वियतनाम में भी नेशनलिज्म राइज हुआ, वो भी कंट्री आजाद हुई। और आपके देश भारत में भी
नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और यह भी कंट्री फ्री हुई। तो यह रहा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर क्या ऐसे कौन से इंसिडेंट थे, या अचानक तो नेशनलिज्म इन इंडिया आया नहीं, अचानक तो आपका देश आजाद हुआ नहीं, तो इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस रहा। इसके ऊपर एक प्रभाव पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका इसने क्या किया, इसको हम इस कंटेंट में पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन सारी चीजों को हम एक साथ यूनाइट कर देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था नेशनलिज्म में, खिलाफत मूवमेंट का क्या रोल था नेशनलिज्म में, एंड नॉन कोऑपरेशन। इन सारी चीजों में इस सब ने नेशनलिज्म के लिए, भारत को नेशन स्टेट बनाने के लिए एक बेस प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऐसे बेस को, एक ऐसे फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया देश के अंदर। इसने यहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को काफी चेंज कर दिया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण देश के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों चेंज हो गई, दोनों में डिसबैलेंस हो गया। क्या हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था जर्मनी के साथ। ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। तो ब्रिटेन लड़ रहा था, तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं कि ब्रिटेन की, आपका देश इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन बदली, पॉलिटिकल सिचुएशन बदली। अब इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चेंज हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी सारे एक्सपेंडिचर हो रहे थे, जो भी सारे खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों के कारण यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम और ड्यूटीज बढ़ाई गई। जो प्राइसेस थे, गुड्स के जो प्राइसेस थे, उनकी भी कीमत बढ़ी। जो यहाँ पे फूड ग्रेन था, वो फूड ग्रेन यहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन, जो वार में जो सोल्जर लड़ते थे उनके लिए, क्योंकि बिना खाए तो वार लड़ेंगे नहीं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ में फूड शॉर्टेज हो गया। फूड शॉर्टेज के कारण यहाँ की जो फूड प्राइसेज है वह बढ़ गई। यह प्रभाव किसने डाला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आपके देश में अनाज पैदा हो रहा है, आपके देश के लोग खा नहीं रहे हैं, वो सारा अनाज एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और आप भूखों मर रहे हो, तो रिसेंटमेंट तो होगा ही होगा, लोगों के अंदर गुस्सा तो होगा ही होगा। यह सारी चीजें हो गई। और दूसरी, यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। दूसरा सिचुएशन है फोर्स रिक्रूटमेंट। अब सैनिकों को वहां पे बॉर्डर पे लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए आदमी की आवश्यकता थी, सोल्जर की आवश्यकता थी। तो भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के युवा थे, उनको जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट, आर्मी में जबरदस्ती उन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया। जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती करना शुरू कर। इसके यह भी वर्ल्ड वॉर के समय यह भी एक कारण था अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर गुस्सा का, रिसेंटमेंट का। दूसरी नेक्स्ट चीजें क्या हुई, क्रॉप फेलियर, फसलें भी उस समय बर्बाद हो गई। एक 1918 और 99 और 20 और 21 के बीच एक ऐसा वक्त था जिसमें क्रॉप, फसलें जो है
मर गए इस बीमारी के कारण। तो ये सारी चीजें अभी फेमनाइन ने भी एक बेस तैयार किया अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर जो गुस्सा जगा। तो यह वर्ल्ड वार रहा। तो जब वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो लोगों के अंदर यह समझ में आया कि वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो ये हमारी जो सारी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी, जो फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट जो प्रॉब्लम थी, जो फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम, यह सारी हमारी प्रॉब्लम जो है क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसा लोगों ने सोचा। लेकिन आप जानते हैं सोचने से कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जैसा सोचा ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लोगों की प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही रही। उसी समय एक बहुत बड़े व्यक्ति का जन्म होता है, पदार्पण होता है आपके देश के अंदर, उनकी एंट्री होती है और उनकी एंट्री होने का रिजल्ट ये होता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। ये जो सारे लोगों के अंदर रिसेंटमेंट था, गुस्सा था, इनके गुस्से का इन्होंने, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, शायद आप जान, महात्मा गांधी की बात, इनके गुस्से को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गांधी जी ने कि इन सारे जो असंतुष्ट लोग हैं इनको यूटिलाइज किया और सारे लोगों को इकट्ठा किए, गैदर किए। और किस लिए, नेशनलिज्म, कि भारत में नेशनलिज्म आ जाए, ब्रिटेन के लोग यहाँ से चले जाए। तो अब ये सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए तो ऐसा कोई जादू तो होगा नहीं कि सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट चलाया, एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट के कारण जो है सारे लोग, उस मूवमेंट से इन्होंने सारे लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। और वो मूवमेंट क्या था, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, आप थोड़ा गेस करके बताओ उनका कॉन्सेप्ट क्या था। उनका कॉन्सेप्ट था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यह उन्होंने विचार किया, यानी सत्याग्रह, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब सत्याग्रह होता क्या है, अब पहले हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। जो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से जनवरी 15 में 1915 में जब वो आए देश, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं काफी असंतुष्ट हैं, यूनाइटेड नहीं है। तो उन्होंने अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाया था, अफ्रीका में मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन, उसका नाम उन्होंने वहां पे सत्याग्रह दिया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को, इसका यूज उन्होंने अफ्रीका में किया कि जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पे, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने यह सत्याग्रह टूल्स को, वेपन्स को यूज किया था। तो उसी तरीके को, उसी फार्मूले को उन्होंने इस देश में, अपने देश में भी यूटिलाइज करने का प्रयास किया। सत्याग्रह के कारण तो देश के लोगों को यूनाइट करना चाहते थे। तो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक ऐसा वीपन है जिसमें हम वायलेंस की बात नहीं करते हैं, उसमें वो नॉन वायलेंस पे फोर्स प्रेशर देता है, नॉन वायलेंस की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस देश में यूटिलाइज किया। तो यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करने के बाद उन्होंने एक मॉडल भी प्रेजेंट किया। सिर्फ कहने से सारे लोग यूनाइट नहीं हो सकते थे, उन्होंने एक मॉडल भी प्रेजेंट किया। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए। जैसे चंपारण में उन्होंने 1916, 1917, 1918 तीन उन्होंने मूवमेंट किया इस टूल्स के थ्रू। उन्होंने चंपारण जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पे 1916 में उन्होंने मूवमेंट किया। और 1917 में गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उन्होंने मूवमेंट किया है। क्योंकि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या था गुजरात में, वहां के जो पीजेंट थे, पीजेंट जो है ये डिमांड कर रहे थे कि वो रेवेन्यू टैक्स को पे
पेड नहीं करेंगे क्योंकि फसलें जो है खराब हो गई थी। तो उनकी ये डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो हमारे टैक्स को माफ कर दे, फसलें खराब हो गई है। यह आंदोलन उन्होंने 17 में किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में जो अपने ही देश के जो कॉटन मिल वर्कर थे, तो उनके हेल्प के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट किया। वह मूवमेंट क्या था, जो कॉटन मिल के जो मालिक हैं उनको रिप्रेस कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, तो उनको शोषण से बचाने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। यह 16, 17 और 18 ये जो 3 मूवमेंट उन्होंने चलाया इस देश पर सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट पर, इससे सारे लोग काफी प्रभावित हुए। आप लोग इसको ध्यान देना, यह आपका बोर्ड में मैप में भी आता है। 16, 17 बिहार है, गुजरात है, या अहमदाबाद, ये सब आता है, मैप में भी आता है। तो इस चैप्टर से आपको कम से कम एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट उन्होंने चलाया। और इसी समय एक और इंसिडेंट हुआ। यहां तक तो आपको समझ गया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह को उन्होंने दिया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह से मूवमेंट किए, 3 मूवमेंट 16, 17, 18 में। और उसी समय और एक इंसिडेंट और हो गया जिसका यूज गांधी जी ने यानी इस वीपन्स के कारण, इस टूल्स, इसकी सहायता से सत्याग्रह, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। एक और आता है आपका, उसमें भी द रॉबर्ट एक्ट। द रॉबर्ट एक्ट। अब क्या यह रॉबर्ट एक्ट का, सत्याग्रह और रॉबर्ट एक्ट का क्या कॉम्बिनेशन है? सत्याग्रह, आप ये जानिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक एक्ट पास किया, जिसको रॉबर्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश जो रॉबर्ट एक्ट है, वहां की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उस काउंसिल में वो पास हो गया। इंपीरियल काउंसिल, क्यों? यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उसके बावजूद भी यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह रॉबर्ट एक्ट पास हो गया। तो रॉबर्ट एक्ट पास हो गया, तो प्रॉब्लम क्या थी भाई? कोई भी एक्ट पास होता है तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि इस एक्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे भारत के लोगों का नुकसान होता था। इस क्या यह जो रॉबर्ट एक्ट था, यह गवर्नमेंट को इतना पावर देता था कि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, यानी कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं चला सकते हैं, आंदोलन नहीं चला सकते। ऐसा गवर्नमेंट को यह पावर देता था कि वह किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वह रिप्रेस कर दे और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वह अरेस्ट कर ले और उसको जेल में डाल दे 2 साल तक बिना उसको ट्रायल के। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल का मतलब जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यह उनको पावर देता था कि वह अरेस्ट कर ले और 2 साल तक उनको कोर्ट में पेश न कर। तो इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने रॉबर्ट एक्ट सत्याग्रह किया। यानी यह भी रॉबर्ट एक्ट ने ही नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में भूमिका दी। और रॉबर्ट एक्ट का विरोध करने का तरीका क्या था? उन्होंने ये सत्याग्रह इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो बोले कि इसका हमको विरोध करने के लिए उन्होंने 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल करने का डिसीजन लिया ताकि हम 6 अप्रैल को इसके खिलाफ रॉबर्ट एक्ट के अगेंस्ट हम हड़ताल करेंगे। जब हड़तालें शुरू हुई तो बहुत सारे जगहों पे रैलीज हुई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, जो टीचर्स थे उन्होंने अपना स्कूल से रिजाइन दे दिया, जो लॉयर थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह सारी चीजें उन्होंने सारे लोगों ने छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम यह होगी, और गवर्नमेंट भाई अब कैसे चलेगी? गवर्नमेंट को अपने वर्कर के आधार पर ही चलती है ना। तो अब गवर्नमेंट को, तो जो वहां की जो पुलिस थी
डिमॉन्स्ट्रेटर, वह लोग क्या, उनको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दी कि वह लोग स्ट्राइक करने लगे, वायलेंट हो गए। तो वायलेंट हो गए तो उन्होंने क्या किया कि 10 अप्रैल को यह वायलेंट हो गए। जब इनका जो आंदोलन जो है जब वायलेंट होता चला गया तो पुलिस को मौका मिल गया कि भाई जो आंदोलनकारी हैं उनको फोर्सली उनके साथ निपटा जाए। तो उन्होंने क्या किया, 10 अप्रैल को उस शहर में क्या मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ समझते हैं, मार्शल लॉ जैसे आप किसी एरिया में कर्फ्यू लगा दिया जाए, किसी एरिया में लोगों को गैदर होने से रोका जाए, आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, आप संख्या में इकट्ठा नहीं हो, यह लगा दिया गया मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ की जो कमान है वो जनरल डायर को सौंप दी गई। तो इसके बाद 13 अप्रैल को एक और इंसिडेंट हुआ। 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक इंसिडेंट हुआ। तो 13 अप्रैल को लोग जो है जलियांवाला बाग जो है और बड़ा ग्राउंड है अमृतसर में, वहां पे लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग तो इकट्ठा हुए इसका विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, और कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए वहां पे जो बैसाखी का जो मेला लगता है वहां को उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा। लेकिन आम लोगों को यह नहीं पता था कि उस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। जो मार्शल लॉ, तो वो एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। तो उसी समय जो जनरल डायर था वह आया अपने ट्रूप के साथ, अपने सैनिकों के साथ, उसने सारे गेट को बंद कर दिया। एक एग्जिट उससे निकलने का एक ही गेट था, उसने बंद कर दिया और अपने सोल्जर को आदेश दे दिया कि ओपन फायर, गोली चलाने का, और बहुत सारे जो है लोग मारे गए। तो जब मस्केर जब समाप्त हुआ तो उसने डायर ने कॉन्सेप्ट दिया, अपना व्यू बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि वह लोग जो आंदोलनकारी थे उनके माइंड में वह एक ऐसी फीलिंग को एराइज करना चाहता था, एक टेरर फीलिंग को एराइज करना, ताकि लोग इससे क्या हो जाए, आतंकित हो जाए। तो यह सारा जब यह इसकी घटना जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो 13 अप्रैल को हुआ था, जब इसकी न्यूज पूरे कंट्री में जब फैली तो जगह जगह स्ट्राइक होने लगे, लोग आंदोलन करने लगे। जब आंदोलन करने लगे और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस आंदोलन को दबाने के लिए और रिप्रेसिव तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, रिप्रेसिव तरीके से और यूज। तो जब यह आंदोलन जो और ज्यादा उग्र होता गया तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि अपने इस आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया, काला कर दिया कि जो हमारा मूवमेंट है इसको समाप्त कर दिया जाए। और एक इंसिडेंट जब यह रॉलेट एक्ट हर जगह फैला था तो एक और इंसिडेंट हुआ था। आप ये जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जो ऑटोमन जो तुर्की था उसकी हार हो गई, यानी उसकी हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उसके ऊपर जो है जो विनिंग कंट्री थी उसके ऊपर एक ट्रीटी, हॉर्स ट्रीटी स्टैब्लिश करना चाहती थी। तो जो ऑटोमन तुर्की था वह जो प्रेजेंट में तुर्की कंट्री है उसका जो वह क्या है मुस्लिम कंट्री थी, और वह क्या था पूरे कंट्री के जो मुस्लिम है उनका वो लीडर था, वो स्पिरिचुअल हेड था जिसको हम खलीफा के नाम से जानते हैं, खलीफा के नाम। तो उसके ऊपर ट्रीटी कौन इंपोज कर रहा था, ब्रिटेन। तो भारत में भी ब्रिटेन का आधिपत्य था। तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने उनका विरोध करने के लिए ऑटोमन तुर्की का के सपोर्ट में और ब्रिटेन का विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम खिलाफत कमेटी बोलते हैं। खिलाफत कमेटी जो है, खिलाफत कमेटी मार्च 19 इस डेट को बनी खिलाफत कमेटी। और इसमें जो अली ब्रदर्स थे यह लोग महात्मा गांधी के टच में आए, महात्मा गांधी के टच में आए और टच में आने के बाद यानी खिलाफत सपोर्ट में उन्होंने मूवमेंट चलाया। तो फिर महात्मा गांधी को एक चांस मिला कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं तो इसमें जब सारे हिंदू और मुस्लिम जब यूनाइट हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मास बन जाएगा, एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी। तो अंग्रेजी को यहाँ
से हटाना इजी हो जाएगा। तो उनको यह चांस मिला तो उन्होंने उस खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग कर दिया। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन में सहयोग करने के लिए राजी हो गए, इसलिए कि इससे मुस्लिम भी भारत में आ जाएंगे। और जो कांग्रेस सेशन में सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में यह पास कर दिया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए, तो उसको नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट चलाया जाए। और इसी को नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को ही स्वराज के नाम से जाना जाता है। यानी इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट भी चलेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलेगा। ये सब क्या है, स्वराज। इससे क्या है, स्वराज स्थापित हो जाएगा। क्या होता है, यानी उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को, जब खिलाफत कमेटी बनी मार्च 1990, इस आइडिया को मिलाकर उन्होंने एक अलग तरह का मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। उस मूवमेंट के थ्रू स्वराज इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ही बात क्यों हम नॉन कोऑपरेशन कोई और दूसरा मूवमेंट क्यों नहीं चला सकते हैं? तो इसके पीछे गांधी जी ने ये अपना तर्क दिया था। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, स्वराज 1909। इस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या करना है, नेशनलिज्म इस्टेब्लिश करना है, अपने कंट्री को फ्री कराना है। तो नॉन कोऑपरेशन का विचार उनके माइंड में कैसे आया, क्योंकि स्वराज जब उन्होंने बुक लिखा 1909 में, तो उस बुक में इन्होंने यह बताया कि भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का शासन है, जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, यह किसकी बदौलत कर रहे हैं, जब हम लोगों की बदौलत। मतलब कि अगर हम लोग चाह रहे हैं, भारत के लोग चाह रहे हैं कि आप लोग मेरे ऊपर गवर्न करो, मुझे रूल करो, तब आप शासन कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर इनका कोऑपरेशन, इनको सपोर्ट करना अगर हम लोग बंद कर दें, भारत के लोग अंग्रेजों का सपोर्ट न करें, तो अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एक साल में ही यहां से चली जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा उन्होंने किया। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने, तो उनकी बातों का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोगों ने अपनी टाइटल को छोड़ दिया, टीचर्स, ये सारा इंसिडेंट हुआ। टीचर्स ने, लॉयर्स ने, यानी गांधी जी की बात पर सारे लोगों ने यह आंदोलन शुरू कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद लेकिन कांग्रेस का एक ऐसा ग्रुप था, कांग्रेस में एक ऐसा तबका था जो इस मूवमेंट में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि उनको यह लगता था कि यह आंदोलन धीरे धीरे चलकर वायलेंट हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। दिसंबर 1920 में यह पास हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास कर दिया जाए, कि अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट को हम लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।